आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जो अमेरिका की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट पास करने की मांग की। वो चाहते हैं कि वोटर की पहचान पक्की हो, नागरिकता का प्रमाण हो और चुनावी प्रक्रिया में सख्ती बढ़े। बड़ी बात यह है कि भारत में एसआईआर और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो बहस चल रही है, उसका अमेरिकी वर्जन अब ट्रंप के एजेंडे में दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का सियासी डर अपार है और अब अमेरिका में भी एसआईआर है। डोनाल्ड ट्रंप के मन में अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने और जीतने के नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। आपको बताना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टिट्यूशनली तीसरा चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि उनके मन में यह इच्छा है। अब ये जो अलग अलग चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इसमें भारत में हुए एसआईआर की चर्चा भी हो रही है। आपने ट्रंप के मुंह से कई बार सुना होगा 2020 इलेक्शंस वर रिग्ड, यानी ट्रंप ने दावा किया था कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। अगर ये धांधली ना हुई होती तो 2020 का राष्ट्रपति चुनाव वही जीतते। लेकिन अब लगता है कि 2028 में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका में भी भारत के एसआईआर की तर्ज पर असली और नकली वोटर्स की जांच कराई। इसके बाद दावा कर दिया कि चुनाव वही जीतते। असल में ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था को अमेरिका के सामने मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसीलिए पिछले कुछ घंटों में अमेरिका की राजनीति में भारत जैसे कुछ चुनावी शब्द काफी ट्रेंड कर रहे हैं। वोटर शुद्धिकरण और मतदाता पहचान पत्र की बात हो रही है। सोचिए जरा, वोटर स्कैनिंग और फोटो आईडी प्रूफ रखने की बात हो रही है। संदिग्ध और डुप्लीकेट वोट में फर्क किया जा रहा है। सोचिए, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी करने वाली जो कंट्री है अमेरिका, वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत से अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर लेसन्स ले रही है। देयर यू गो। कल ट्रंप ने फोटो आईडी की जरूरत बताते हुए पोस्ट किया था कि भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख ऐसे वोटर्स ने मतदान किया था जिनके पास तस्वीर के साथ मतदाता पहचान पत्र था। आज ट्रंप ने एक पोस्ट में बताया कि अमेरिका में सेंसस ब्यूरो ने भी सिटीजनशिप रिकॉर्ड के आधार पर असली और फर्जी वोटर्स की पहचान करना शुरू कर दिया है। कई फर्जी वोटर्स सामने आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव वही जीतते थे। ट्रंप ने इस पोस्ट में क्या दावा किया है, देखना जरूरी है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की जांच की। जांच में पता चला कि 2020 के चुनाव में 24,000 फर्जी वोट पड़े। यह अलग बात है कि यह कुल वोटिंग का 200% से भी कम है। ट्रंप का दावा है कि 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स की जांच बाकी है। इसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो फट पड़ेंगे और लोग हैरान हो जाएंगे। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप की बाइडेन से हार का अंतर 70 लाख वोट था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के दावों में कितना दम है। अगर ट्रंप के 24,000 अवैध वोट के आंकड़े को सही मान भी लिया जाए तो भी इससे साबित नहीं होगा कि उन्होंने 2020 का चुनाव जीता, क्योंकि बाइडेन की जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। वैसे ट्रंप के आदेश पर फर्जी वोटर्स के आंकड़े जारी किए गए। इनमें कई देशों का जिक्र है। देखिए ट्रंप के अनुसार किन देशों के कितने फर्जी वोटर्स ने वोट डाले। मैक्सिको 3800, मैक्सिको बहुत ज्यादा विरोध में रहा है शुरू से ट्रंप का। कनाडा 950, अभी जो तनातनी चल रही है सबको पता है। फिलीपींस 900, जमाइका 900, जर्मनी 700, यूनाइटेड किंगडम 650, क्यूबा 450, वियतनाम 400, हेती 400, जिस पर कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया था। साउथ कोरिया 350। यानी फर्जी विदेशी वोटर्स के ये आंकड़े भी ट्रंप के जीत के दावे से बहुत दूर है। लेकिन यहां पर एक केवियट है। केवियट यह है कि अमेरिका का इलेक्शन सिर्फ पॉपुलर वोट के आधार पर नहीं होता है। उसमें प्राइमरीज भी होती है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। वो कितना इन्फ्लुएंस हुआ, यह भी समझने वाली बात है। और यह भी समझने वाली एक बात है कि इससे पहले वाले इलेक्शन में जिसमें ट्रंप जीते थे, ट्रंप ने उनमें कितने फर्जी वोटर्स थे उसका दावा क्यों नहीं किया। खैर, हम अमेरिका के उन राज्यों की भी बात करते हैं जहां 2020 में बाइडेन की जीत का मार्जिन सबसे कम था। अराइजोना में बाइडेन 10,457 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन रिपोर्ट में यहां फर्जी वोटर्स की संख्या सिर्फ 1100 बताई। जॉर्जिया में बाइडेन 11,779 वोटों से जीते थे। यहां सिर्फ 400 फर्जी वोटर्स निकले। विस्कॉन्सिन में बाइडेन की जीत का अंतर था 20,682 वोट, जबकि यहां सिर्फ 500 फर्जी वोटर्स निकले थे। बड़ी बात यह भी है कि अभी यह भी नहीं पता है कि इन फर्जी वोटर्स ने किसे वोट दिया था। फिर भी ट्रंप ने इसे अपनी जीत का सबूत मांगा और सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैंने
जीता था 2020 का चुनाव। वैसे ट्रंप बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि अमेरिका में भी सेव अमेरिका एक्ट लागू करना होगा। इसका पूरा नाम है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसका मकसद है संघीय चुनावों में वोटर की नागरिकता और पहचान को ज्यादा सख्ती से वेरीफाई करना। जिस तरह उन्होंने 2020 के चुनाव में धांधली का दावा किया, उनका मानना है कि इस एक्ट के बाद लागू होने के बाद चुनाव में पारदर्शिता आएगी। इसी के साथ वो 2028 का चुनाव लड़ने की हसरतें भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं होगा। और यकीन मानिए, अभी उनकी रेटिंग रिचर्ड निक्सन से भी नीचे है। अगर वो मिड टर्म पोल हार गए तो तीसरा चुनाव लड़ने का सपना तो दूर, अपनी गद्दी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। भारत जैसा SIR लाने के संकेत दे रहे हैं। तो भारत में भी इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। पिछले कुछ घंटों से कैसे ट्रंप के बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इस रील में आप जरूर देखें। कानून के अनुसार ये चोर मौसेरे भाई, जो वो हैं ये हैं। राजनीतिक जो प्रणाली हमारी है, राजनीतिक दलों का, वह हर एक राजनीतिक दल को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। तो मेरा पारदर्शी लोकतंत्र है, इससे अगर सीख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रंप से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। क्या बना के रख दिया हमने अपने आप को। चुनाव में सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ वोट नहीं, वोट पर भरोसा होता है। भारत हो या अमेरिका, वोटर लिस्ट की शुद्धता, मतदाता की पहचान और फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश जरूरी है। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि ऐसी किसी प्रक्रिया पर पक्षपात या राजनीतिक फायदे का शक न रहे, क्योंकि चुनावी व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब नियम सख्त हों लेकिन उनका इस्तेमाल निष्पक्ष हो। अमेरिका में ट्रंप जिस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका असली इम्तिहान भी यही होगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं। सर्गियो गौर 2 दिनों से जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दौरे पर। आज उन्होंने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सर्गियो गौर ने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया, उसने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को बेचैन कर दिया है। सर्गियो गौर ने कहा है कि मैं पहली बार यहां आया हूं और कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचिए, जिस कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना वर्षों से नजरें गड़ाए बैठी है, जिस पर अवैध कब्जे का सपना पूरा करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान कई बार अमेरिका के सामने गिड़गड़ा चुके हैं, वही अमेरिका कश्मीर में खड़ा होकर पाकिस्तानियों को आईना दिखा रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्गियो गौर ने न सिर्फ भारत में अमेरिका के वो राजदूत हैं, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हैंड पिक किया है भारत के लिए, और ये उनके की मेंबर्स में से एक हुआ करते थे फ्लोरिडा में। बेसिकली एक जमाने में डीजे भी हुआ करते थे। खैर, पहले कश्मीर पर दिया उनका वो बयान सुनिए जिसने इस्लामाबाद को टेंशन में डाल दिया है। उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. आर्टिकल 370 हटने के बाद से किसी भी अमेरिकी राजदूत का यह जम्मू कश्मीर का पहला आधिकारिक दौरा है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। हालांकि इससे पहले जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर 15 देशों के सरकारी डेलीगेशन के साथ कश्मीर गए थे। आज श्रीनगर पहुंचे सर्गियो गौर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और शाम के वक्त एक शिकारे में बैठकर डल झील का आनंद लिया। उमर अब्दुल्ला ने सर्गियो गौर से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं। उन्होंने भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ हुई इस मुलाकात को सार्थक बताया। It was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries. We are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen
and deepen. We will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. किसने अभी तक कहा कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है? अगर किसी ने कहा है तो हम उसको कोट करें, वो तो प्रूवन फैक्ट है। तो अब कोई कहे, कोई फॉरेनर आकर कहे, उस बात को आप न्यूज़ बनाओगे, दैट मीन्स आप बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक कर रहे हो। यहाँ पिकनिक करने से तो कुछ होगा नहीं। जब वो यहाँ आते हैं, मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर की जो मिनिस्टर थे वो पिछले महीने भी आए, उनके विजिट का फायदा तभी होगा जब वो वापस जाके कुछ ना कुछ मूव करे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात अब अमेरिका भी कश्मीर की धरती पर खड़े होकर कह रहा है। ट्रंप के बेहद करीबी राजदूत का ये संदेश शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की वर्षों से चल रही साजिशों पर पानी फेर रहा है। इस्लामाबाद को अब समझ में आ गया होगा कि कश्मीर पर उसका रोना धोना कोई सुनने वाला नहीं है। और इंटरेस्टिंगली, जब ट्रंप भारत आएंगे, जब भी वो आएंगे, जो कि वो कह चुके आएंगे, तो क्या वो भी कश्मीर जाएंगे? चलते उन प्रदेशों में जहां माननीय मर्यादा की सीमा लांघते दिखे हैं, जिन्हें आपने वोट दिया, उनका व्यवहार आज वायरल है। देखिए जरा, बड़बोलेपन की आदत और अपनी हनक दिखाने के चक्कर में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि अपनी ही फजीयत करवा बैठते हैं। ऐसी ही फजीयत के वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मध्य प्रदेश के गुना से आए हैं। सहारनपुर में दिशा की बैठक में कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक आपस में ही उलझ गए। उधर गुना में महिलाओं को लेकर बीजेपी विधायक के बिगड़ी हुई भाषा पर पार्टी के एक विधायक ने ही ऐतराज जताया। यानी एक जगह एक ही गठबंधन के दो नेता, तो दूसरे मंच पर एक ही पार्टी के दो विधायक एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। सहारनपुर में जन सेवा के विकास कार्यों को लेकर बैठक थी, जहां इंडिया ब्लॉक में सहयोगी दल के सांसद और विधायक एक दूसरे को हैसियत बताने लगे। अफसरों की मौजूदगी में दोनों लाल पीले होते रहे। कैमरा और माइक सब ऑन था। मंगलवार को दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक और खैराना की सांसद इकरा हसन समेत कई जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा हो रही थी। नाली सड़क निर्माण पर अधिकारियों से सवाल जवाब हो रहे थे। आशू मलिक चाहते थे कि जो जानकारी दी जा रही है उसकी सत्यता स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर इमरान मसूद ने उन्हें टोका। मीटिंग के नियम समझाए तो बात बढ़ गई और तीनों में, बल्कि दोनों में तीखी बहस होने लगी। जब दोनों नेता एक दूसरे को कायदा कानून समझा रहे थे तो सांसद इकरा हसन चुपचाप उन्हें देख रही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ऐसे वक्त में वायरल है जब यूपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत सीटों के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। डीएम साहब इनको मान्य जानकारी नहीं है, जो बता रहे हैं। एक मिनट माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर सवाल मेरा है, नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर सवाल नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब माननीय सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। नहीं जनता नहीं चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? लेकिन आप नियमों नहीं, आप नियमों में रहिए। आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी को ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं जांच करा लीजिए। हाँ जांच करा लेंगे। मीटिंग को मीटिंग की तरह से चला लीजिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप माननीय आपका सम्मान करते हैं। आप जैसा ये राजनीति हम लोग बाहर कर लेंगे। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। पिच पर दो बल्लेबाज उतरे, दोनों ही अलग अलग खेल रहे थे। मसला भले ही मीटिंग हॉल में शांत हो गया, लेकिन दोनों को मालूम था कि वो एक ही गठबंधन में है। विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है।
यूपी में साथ चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। लिहाजा इस वीडियो से राजनीतिक गठबंधन पर सवाल उठने लगे तो दोनों ने तुरंत सफाई देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। वैसे आज भले ही मामला टल जाए, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसे वीडियो घूम फिर कर फिर से वायरल होने लगते हैं। दोनों कह रहे हैं कि वो ना अपनी पोजीशन पे एकदम टाइटली खड़े हुए हैं और दोनों कह रहे हैं कि इसको विवाद मत बनाइए। अंग्रेजी का शब्द है ऑक्सीमोरॉन। ये वही सिचुएशन दिखाई दे रही है, गूगल कर देखिएगा जरूर। खैर, उधर मध्य प्रदेश में भाषण का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य मर्यादा ही भूल गए। सहारनपुर की तरह यह मामला भी मंगलवार का है। गुना की एक मंडी में बलराम महोत्सव था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोहन यादव भी जुड़े थे। पहले उनका भाषण हुआ, फिर विधायक पन्नालाल शाक्य का नंबर आया। जब उन्होंने मुंह खोला तो महिलाओं के प्रति उनकी बातें बेलगाम हो गईं। रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने सीता जी के लिए और महाभारत का जिक्र करते हुए द्रौपदी के लिए कुछ ऐसा कहा कि मंच पर मौजूद चांदचौड़ा की महिला बीजेपी विधायक प्रियंका मीणा ने उन्हें टोक दिया और रोकने की कोशिश की, लेकिन पन्नालाल शाक्य नहीं रुके, बोलते ही चले गए। वो महिलाओं को युद्ध का कारण बताने पर तुले हुए थे। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना आपको समझ में पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे बाबा भी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई? और आज ये बात में बैठ कर प्रियंका जी को थोड़ा कष्ट हो रहा था कि साहब आप गलत बोल रहे हो। महिलाओं का कहाँ अपमान नहीं हुआ? अरे हमने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत, तो हमें मालूम है कहाँ अपमान हुआ और सम्मान हुआ है। बीजेपी विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणी राजनीतिक विवाद का कारण बन चुकी है। कांग्रेस ने गुना के एसपी से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की लिखित शिकायत की, कार्यक्रम से जुड़े वीडियो, ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कराने की मांग की। वहीं पन्नालाल शाक्य ने सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लंबे समय से अक्सर नेता किसी विवाद में फंसने पर यही कारण बताते हैं। वो इस तरह का जो वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। सभी महिला वर्ग में रोष है। महिलाओं को वहाँ आप मंच पे, भरे मंच पर आप अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनका ये कार्य बहुत ही निंदनीय की उसकी श्रेणी में आता है। किसान सम्मेलन में मैंने जो कहा है उसका सार रूप में लोग अपने मीडिया और पत्रकार लोग गलत अर्थ बना रहे हैं। सही में तो ये है कि उसमें महिलाओं का जिनने अपमान किया है, अपमान के बदले में उन लोगों की पतन हुई है। राजनीति में मुकाबला सिर्फ पक्ष बनाम विपक्ष का नहीं होता। कई बार असली टकराव अपने ही खेमे और अपने ही मंच पर दिखाई दे जाता है। और जब कैमरा सामने हो तो पार्टी या गठबंधन की अंदरूनी असहमति भी सीधे पब्लिक डिबेट बन जाती है। इसीलिए चुनावी मौसम में जुबानी फिसलन बहुत गहरी चोट दे सकती है। अब एक बार फिर से यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यूपी में सीट शेयरिंग पर अखिलेश के दावे पर एनडीए ने जवाब दिया। दरअसल कल अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि पीडीए के दबाव में बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में से
162 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने की तैयारी में है। अखिलेश के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा 73 सीटें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को, 39 सीटें ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, 31 सीटें संजय निषाद की निषाद पार्टी को और 19 सीटें अनुप्रिया पटेल के अपना दल को दिए जाने की चर्चा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी ज्यादा सीटें बांटकर सरकार बचाना चाहती है, लेकिन यह होगा नहीं। अखिलेश यादव के इस दावे पर बीजेपी, अपना दल, सुहेलदेव पार्टी और आरएलडी सभी ने मिलकर जवाब दिया। एनडीए नेताओं ने कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, उनसे खुद कांग्रेस वाला गठबंधन तक संभल नहीं रहा। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन है। अरे इंडिया की चिंता क्या करो भैया, पहले तो अपने बिखरे हुए कुनबे की चिंता करो। जो बिखरा हुआ कुनबा है, आप जिसको कहते हैं कि जो जनतांत्रिक गठबंधन इनका जिसको बनाने की बात कर रहे थे मोर्चे की, उसकी चिंता करिए पहले। पीडीए का प्रभाव तो है ही है, तो भारतीय जनता पार्टी करे ना क्या करे। ये भी हो सकता है कि जो हमने गिनतियां दी हैं उससे ज़्यादा भी इन पीडीए वालों को मिल जाएगा। चलो उनका फ़ायदा होगा, कम से कम चुनाव तो लड़ेंगे वो। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन, हम लोग समय पर अपनी बात तय कर लेंगे, किसको कितनी सीट मिलेगी। अखिलेश जी अपना देखें, उधर उनके प्रभारी जी एकदम चापे हुए हैं कि 201 सीट से कम हम लड़ने वाले नहीं हैं। गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन 201 सीट चाहिए। पहले उधर निपट लें, हम आने के चक्कर छोड़ें। यूपी में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सियासत तेज होने लगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे और गठबंधन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी सहयोगी दलों के साथ सामाजिक समीकरण सेट कर रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एनडीए के संभावित सीट बंटवारे का आंकड़ा सामने रखकर बीजेपी के इस समीकरण पर सवाल उठाया। एनडीए और बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है, यानी सीटों का गणित अभी तय नहीं है, लेकिन बयानबाजी ने 2027 से पहले चुनावी माहौल जरूर गरमा दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से इंदिरा भवन में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां भी वंदे मातरम का मुद्दा उठा। चर्चा के बाद यह तय हुआ कि पार्टी अपने निजी कार्यक्रमों में 1937 में एडॉप्टेड मूल वंदे मातरम ही गाएगी, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2 पैरा ही गाए जाएंगे। वर्किंग कमेटी में युवाओं पर फोकस दिखा, पेपर लीक और जेन जी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों ने युवाओं को भारी हताशा के दलदल में धकेल दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य की तैयारी के लिहाज से कांग्रेस युवाओं के लिए एक स्पष्ट, व्यापक और समयबद्ध एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड मैप तैयार करे। इसके अलावा खड़गे ने अपने भाषण में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो एडॉप्टेड मूल के ऊपर ही, खाली जो एडॉप्टेड मूल है उसी को गाएंगे, तो इसके लीगल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं एज पर द न्यू लॉ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के धर्म स्वतंत्रता कानून की। ठीक 8 दिन बाद यानी 28 अगस्त से यह कानून महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। इसी साल मार्च में महाराष्ट्र विधानमंडल ने दोनों सदनों में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया था। कुछ संगठनों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि सरकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल दे रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस आलोचना को खारिज कर दिया था। इस कानून के लागू होने के बाद जबरन धर्मांतरण पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है। इस कानून में कई प्रावधान हैं जिनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस प्रावधान की बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है।
इसमें कथित तौर पर धोखे, छल या केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह के मामलों का उल्लेख किया गया है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण के आधार पर हुए विवाह या विवाह संबंध से जन्म लेने वाले बच्चे के धर्म, कस्टडी और अधिकारों को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए। प्रावधान के मुताबिक अगर किसी जोड़े की शादी के पीछे गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का मामला साबित होता है, यानी अगर यह पाया गया कि विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है, तो उस विवाह संबंध से जन्म लेने वाले बच्चे का वही धर्म होगा जो विवाह से पहले उसकी मां का धर्म था। यह धर्म स्वतंत्रता कानून का एक ऐसा प्रावधान है जो कई राज्यों में लागू धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों से बिल्कुल भिन्न है। इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श भी काफी तेज है। जो लोग इस प्रावधान के समर्थक हैं, उनका तर्क है कि इससे गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के आधार पर बच्चे की धार्मिक पहचान को बदलने की कोशिश पर रोक लगेगी। वहीं जो लोग इसके आलोचक हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक कानून और धार्मिक पहचान में दखल पर सवाल उठा रहे हैं। 28 अगस्त से इस नए कानून के लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का बलपूर्वक, धोखे से, धमकी देकर, लालच देकर या अनुचित प्रभाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। शादी के नाम पर गैर कानूनी धर्मांतरण पर 7 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 7 साल तक की सजा, 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। दोबारा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला प्रशासन को 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। साथ ही धर्मांतरण के बाद 21 दिन के भीतर डिक्लेरेशन का भी प्रावधान है। इस पूरे मामले पर जोरदार सियासी टकराव चल रहा है। सत्ताधारी बीजेपी इसे महिलाओं के हक का कानून बता रही है, जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति के तहत किया जा रहा है। साहब ये ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जातिवाद, धर्म की राजनीति ही करते आई है। अब ये इनकी नज़र छोटे बच्चों पे भी है, जो बच्चे अब पैदा भी नहीं हुए हैं, उनका धर्म डिसाइड करने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। इस कानून के बाद कोई भी जिहादी गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे किसी भी हिंदू बहन के तरफ गंदी नजर से देख नहीं पाएगा, धर्मांतर कर नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर पाएगा। हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का जो षड्यंत्र है, वो सारी चीजें ये धर्म स्वतंत्र कानून 2026 लागू होने के बाद सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इस देश में जिंदा रहने का जो अधिकार है, जो रोजगार का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, उसमें आए दिन जो है उसमें बहुत सारी उन अधिकारों का हनन हो रहा है। और दूसरी तरफ जज्बाती तौर पर एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश हो रही है। सरकार प्रोपेगेंडा चलाती है, उनका कहना है वो झूठी सरकार है, उन्होंने जो कहा है अभी तक कुछ नहीं किया। जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको ये ताकत देती है। जो भी धर्मांतर करने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई भी धर्म में ये कानून भेदभाव नहीं रखता, सबके लिए ये कानून समांतर है। सरकार का तर्क है कि कानून किसी की धर्म चुनने की आज़ादी नहीं रोकता, बल्कि जोर जबरदस्ती, धोखे और प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाता है। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है कि क्या गैर कानूनी धर्मांतरण रोकने की कोशिश में किसी व्यक्ति की शादी, परिवार और बच्चे की धार्मिक पहचान के दायरे में ज़रूरत से ज़्यादा दखल हो रहा है। 28 अगस्त से कानून लागू होगा और अब बहस इस दिशा में जाएगी कि कानून किसी व्यक्ति की सुरक्षा की सीमा कहां तक तय करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा कहां से शुरू होती है। स्वामी रामदेव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच जारी तीखी बयानबाजी बताते हैं टीवी 9 के खास शो सत्ता सम्मेलन में स्वामी रामदेव ने कंगना रनौत के जेन जी पर दिए बयान की आलोचना की। जेन जी पर दिए गए गटर छाप वाले बयान को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया था।
ये बयान हमने कल आपको इसी शो में सुनाया भी था। अब कंगना रनौत ने उन्हें इस पर जवाब दिया है। एक इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने देखना बंद कीजिए। किसी के निजी जीवन के बारे में सिर्फ अफवाहों और गॉसिप्स के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे या फर्जी मेडिकल दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी, जो सत्य और सबूतों पर आधारित थे, ना कि अफवाह और अनुमानों पर। इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। मेरा चरित्र तुमसे तो बहुत बेहतर है। मेरे खिलाफ अब तक कोई धोखाधड़ी भी साबित नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से। वहां नीट पेपर लीक की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की मांग से जुड़ी याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने अदालत में कहा कि एनटीए का मौजूदा एग्जाम सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ है। इसमें सेंध लगना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज पर एनटीए की परीक्षा व्यवस्था मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन इस व्यवस्था को पूरी तरह स्थायी और संस्थागत बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिश का भी हवाला दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि जब सिस्टम में नए लोग आते हैं तो नए तरीके और नई चुनौतियां सामने आती हैं, इससे समस्या होती है। इसीलिए स्थायी तौर पर सुरक्षित ऑफिस, गोपनीय कामकाज और मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी का उदाहरण दिया, कहा कि यूपीएससी को वर्षों से परीक्षा कराने का अनुभव है। इसके चलते वहां अनुभव और संस्थागत विशेषज्ञता ज्यादा है। परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर होती है, वो खुद को अपग्रेड करे और एक जीवंत संस्था बने। कोर्ट ने एनटीए के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल किया। पूछा, क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास कोई अलग फुल टाइम अधिकारी है? जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अभी ऐसे लोग हायर किए जा रहे हैं। इसके बाद डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा। कोर्ट ने पूछा, क्या एनटीए के पास ऐसा कोई डेटाबेस है जहां परीक्षा से जुड़ा डेटा सुरक्षित रखा जा सके? इस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी डेटाबेस बनाने पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस तैयार करना होगा। इस पर सरकार ने अदालत को बताया कि राधाकृष्ण समिति ने परीक्षा सुधार के लिए जो सिफारिशें दी थी, सरकार ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आपको सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी लोगों को तैयार करना होगा। कोर्ट ने एनटीए से राधाकृष्ण समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट एससी तुषार मेहता ने नीट प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अदालत को बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कई मॉडरेटर मिलकर एक विषय के करीब 500 सवालों का बैंक तैयार करते हैं। इसके बाद मॉडरेटर का दूसरा ग्रुप इस बैंक में से 100 सवाल चुनता है, जिससे 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। जिन मॉडरेटर ने सवाल चुने हैं उन्हें पता नहीं होता है कि छात्रों के लिए इनमें से कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद चारों प्रश्न पत्रों में से 2 प्रश्न पत्र एनटीए के डायरेक्टर जनरल चुनते हैं। इस स्टेज तक ये जानकारी बहुत सीमित रहती है कि आखिरकार कौन सा पेपर परीक्षा में इस्तेमाल होगा। इसके बाद चुने गए प्रश्न पत्र सील बंद लिफाफे में 2 विशेष प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं। यहां से प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां सुरक्षा की कई लेयर मौजूद रहती हैं। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात रहती है। प्रश्न पत्र जिस बॉक्स में भेजे जाते हैं उसे खोलने का कोड पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता, यानी बॉक्स को रास्ते में खोला नहीं जा सकता है। जब बॉक्स प्रिंटिंग प्रेस पहुंचता है तो वहां से एनटीए के डायरेक्टर जनरल से संपर्क किया जाता है। इसके बाद कोड के जरिए बॉक्स खोला जाता है। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। फिक्र में अब घूसखोरी का वो अनूठा मामला जिसमें यूपी पुलिस के 4 जवानों ने 900 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा की, लेकिन यात्रा करके अपने थाने लौटने के बजाय वो सीधे जेल पहुंच गए। ये जवान भले ही यूपी पुलिस के हैं, लेकिन ये कैद राजस्थान के कारागार में है। आरोप है कि अयोध्या के साइबर थाने में
तैनात एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही रिश्वत लेने राजस्थान के सीकर तक पहुंच गए, लेकिन वसूली के बाद लौटते वक्त चारों राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत का यह मामला काफी चर्चा में है। इस बार चोर के पीछे पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के पीछे पुलिस थी। वर्दी के खिलाफ वर्दी ने ही जाल बिछाया। रिश्वत के चक्कर में यूपी की पुलिस राजस्थान जाकर ट्रैप हो गई। पुलिस के पीछे पुलिस के खेल को समझने के लिए इस केस को जानना जरूरी है। अयोध्या के साइबर थाने में सीकर के युवक के खिलाफ 2024 में साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि इसी केस से अभियुक्त का नाम हटाने के लिए सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी। डील डन होने पर रिश्वत लेने के लिए चारों पुलिस वाले लगभग 900 किलोमीटर दूर सीकर पहुंच गए। डील के मुताबिक 2,80,000 रुपए यूपी पुलिस के जवानों को सौंप दिए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले से वो अलर्ट थी। जैसे ही वो सीकर से लौटने लगे उन्हें दबोच लिया गया। आरोप है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी पहले ही 4 लाख रुपए ले चुके थे। इसके बाद मामले को निपटाने के लिए दोबारा 4 लाख रुपए मांगे गए। हालांकि मोल भाव के बाद 2,80,000 रुपए देने पर सौदा तय हो गया था। यही रकम लेने अयोध्या से लंबी यात्रा करके ये पुलिस वाले सीकर आए। 3 दिन से वहीं रुके हुए थे। जब पैसे लेकर अयोध्या लौट रहे थे तो पीड़ित की शिकायत पर एसीबी की टीम ने रास्ते में ही उन्हें रोकने का प्रयास किया। शायद पुलिस वालों को खतरे का एहसास हो गया था, लिहाजा उन्होंने एसीबी की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तलाशी के दौरान 2,80,000 रुपए बरामद कर लिए गए। इस मामले में यूपी पुलिस की काफी बदनामी हो रही। रिश्वत कांड में फंसे चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। परिवादी का साइबर अपराध में को नाम था, उस नाम को उसमें हटाने की एवज में 2,80,000 रुपये डिमांड की थी। इसमें एक सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह और कांस्टेबल गौरव सोहन और पवन को 2,80,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसमें विशेष भूमिका हेड कांस्टेबल महेश कुमार की रही। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां दिल्ली जैसे अग्निकांड से दहशत फैल गई है। वहां न्यू मार्केट इलाका है। मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर 5 मंजिला होटल शिखा इन में मंगलवार देर रात करीब 1:45 बजे भीषण आग लगी। उस समय होटल में मौजूद सभी लोग सो रहे थे, लेकिन उसके बाद फैले धुएं में दम घुटने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक 4 साल का बच्चा भी है। मारे गए लोगों में भारतीयों के अलावा बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी पहचान होना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थीं। धुआं घना होने के कारण दमकल कर्मियों को ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या एयर कंडीशनिंग यूनिट में धमाका हो सकता है। हालांकि सही वजहों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कोलकाता पुलिस ने घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT बनाने की घोषणा की है। TV9 की यह ग्राउंड रिपोर्ट। देर रात को मिर्जा गालिब स्ट्रीट के एक गेस्ट हाउस में आग लगने के कारण 9 बांग्लादेशी लोगों की मौत हो चुका है, 15 इंजर्ड है। तो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर ये पूरा बिल्डिंग जो है या इसमें लोग रहते थे। अलग अलग जगह से बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। 9 लोग की जो मौत हुई है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके चलते जो मेन गेट था वो बंद थे, इसीलिए लोग निकल नहीं पाए, इसीलिए उनका मौत हुआ है। हमको तो पता नहीं था, हमको सुनाई दे रहा था कुछ आवाज़ आ रही है। हमारा बेटा जाके दरवाजा खटखटाया, आग लग गया, चलो बाहर चलो। उसके बाद कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। সিঁড়িতে নামার যে গেটটা এটা খুলতো, এটা খোলার সাথে সাথে মানে আগুন এবং দুয়ার যে একটা ধামাক্কা, মানে যে একটা পুরাটা পাইছে, বা সাথে সাথে পুরা ফ্লোরেই মানে অন্ধকার হয়ে গেছে, অক্সিজেন বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে যা আছে সবাই প্রায় সবাই বাংলাদেশ, सब बांग्लादेशी, प्राय लोग है बांग्लादेश। ऐसा जो लोग चला रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, फायर लाइसेंस है कि नहीं। एक ही बिल्डिंग 3 तला बिल्डिंग 10 होटल चल रहे हैं, छोटा रूम 10 रूम, ये सो नहीं चल सकता। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। सूचना मिलने के साथ 1 मिनट के अंदर हमारा पूरा फायर फाइटर हमारा ऑफिसर पहुंचा, इसलिए 80 आदमी को हम लोग बचा लिया, नहीं तो पूरा 100 आदमी इधर मर जाता आज। देखिए, कोलकाता में जो आग लगी वो बहुत कुछ दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को लगी आग का रिपीट टेलीकास्ट जैसा दिखती है। वहां भी होटल में आग लगी थी। कोलकाता में भी
होटल में आग लगी। दिल्ली के होटल में अफ्रीकी मूल के लोग हादसे का शिकार हुए थे। कोलकाता के होटल में भी ज़्यादा लोग विदेशी थे। मृतकों में कई बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। दिल्ली के होटल में जब आग लगी तो ज़्यादातर लोगों ने कमरों में धुआं भरने की वजह से दम घुटने के कारण दम तोड़ दिया। यही वाकया कोलकाता में भी हुआ। कमरे में धुआं भरा, कई लोगों का दम घुट गया। दिल्ली के फ्लोरेंस स्टे होटल के बाद में कई गड़बड़ियां पाई गई थी। अब कहा जा रहा है कि कोलकाता के होटल में भी नियमों की अनदेखी हो रही थी, जिसकी जांच अब एसआईटी करेगी। बारिश और बाढ़ से प्रभावित देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। देखिए, हिमाचल के शिमला में बारिश थमने के बाद भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें शिमला मार्केट के पास की हैं, जहां अचानक पहाड़ खिसक कर सड़क पर आ गया और किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई हैं। अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त कोई वहां से गुजर नहीं रहा था। उधर हिमाचल के सोलन के परवाणु में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कहीं बाढ़ से हालात हो गए तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुसीबत खड़ी कर दी है। परवाणु के पास ओल्ड कसौली रोड पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से लोगों में दहशत फैल गई है। हादसे के वक्त सड़क से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित रहे। हालांकि एक ट्रक हादसे वाली जगह पर फंस गया है। हिमाचल में हालात को देखते हुए प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। फिर भी कुछ लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर मौज मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही 4 लड़कों को कुल्लू के पार्वती नदी से बचाया गया। ये चारों लड़के नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल ने उन्हें वहां से निकाला है। हिमाचल के लिए अगले कुछ दिन और ज़्यादा भारी हो सकते हैं। पूरे राज्य में फ्लड और लैंडस्लाइड से करीब 279 सड़कें बंद हैं और करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। 30 जून से अब तक पूरे मानसून सीजन में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से होने वाले हादसों में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी और शिमला समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा है कि क्या आज दल बदल विरोधी कानून के अनुसार एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्या कोर्ट आज ऐसा कोई फैसला दे सकता है जिससे शिंदे अयोग्य हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने 10वीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या कोर्ट स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है। सर्वोच्च अदालत में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी सुनवाई चल रही है। राजस्थान के बाद अब यूपी के सरकारी स्कूलों में अब बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर सख्ती होगी। बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो या वीडियो बनाने पर कार्रवाई होगी। आजमगढ़, बलिया, मऊ, अयोध्या और बलरामपुर समेत कई जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह आदेश जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ब्लैक मनी केस में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम ने दस्तावेज और दूसरे सबूत खंगाले हैं। इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली की अदालत ने जल बोर्ड घोटाले में पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं एक अभियुक्त और डीजीपी कर्मचारी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन के लिए एसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। पटना में तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने विरोध मार्च निकाला। सीवान में छात्रों पर फायरिंग के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता प्रतीक के रूप में AK-47 लेकर सड़क पर उतरे। ये मार्च जेपी गोलंबर से राजभवन तक निकाला गया। तेजस्वी और मीसा भारती के साथ आरजेडी के कुछ नेताओं को राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने उस आदेश पर अमल करने को कहा है जिसमें बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने की बात की गई थी। 4 अगस्त को कोर्ट ने सड़कों पर बड़ी संख्या में बिना बीमा वाहनों के चलने पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराते हुए नीदरलैंड्स में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के अगले राउंड में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान बाहर हो गया। गॉल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से करारी शिकस्त देकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की जीत के हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वो। वहीं मानव सुधार ने मैच में कुल 10 विकेट झटके हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रनों पर और दूसरी पारी में 206 रनों पर ऑल आउट हो गई।